नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लर्न विद धीरज सर पे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए अपने इंग्लिश ग्रामर के इस महासंग्राम सेशन को स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने वर्ड्स तक कंप्लीट कर लिया है। आज हम वर्ड्स के आगे की बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेंटेंस। तो चलिए सेंटेंस को हम अच्छे से समझते हैं। जैसा कि हमने वर्ड्स को समझा था कि अक्षर के समूह को यानी कि लेटर्स के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं जी? हम लोग वर्ड्स कहते हैं। इसी तरीके से अगर हम सेंटेंस की बात करें ना, तो सेंटेंस भी शब्द या फिर शब्दों का एक समूह है, जिससे क्या होता है, पूरा अर्थ हमें मिलता है। यानी कि आप कह सकते हैं शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले, सेंटेंस कहलाता है। उदाहरण के लिए आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखा है आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे देखिए आई एक शब्द है, ईट एक शब्द है, ए एक शब्द है और मैंगो एक शब्द है। चार शब्द को मिला के हमने एक सेंटेंस की रचना कर दी और इस सेंटेंस का एक कंप्लीट मीनिंग निकल के आता है कि मैं एक आम खाता हूं। आप कह सकते हैं कि ये समूह एक क्या कहलाएगा? यह समूह कहलाएगा एक वाक्य। इसी तरीके से देखिए हमने लिखा है राम गोज टू मार्केट। यानी कि यहां पे देखिए चार शब्द हैं आपके, एक दो तीन और चार, और इन चार शब्द के समूह को हमने जैसे ही मिला दिया तो एक कंप्लीट अर्थ निकल के आता है कि राम बाजार जाता है। और जैसे ही कंप्लीट अर्थ आ गया हमने कह दिया कि ये हमारा क्या है? सेंटेंस है। तो ऐसे ही हम लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात क्या है, जरा समझिएगा कि जितने भी सेंटेंस होते हैं ना, उनका जो पहला अक्षर होता है, फर्स्ट लेटर होता है ना, वो क्या होता है जी? कैपिटल होता है। जैसे कि यहां पे देख लीजिए आई ईट अ मैंगो। जस्ट वेट अ मिनट। हमने लिखा है आई ईट अ मैंगो। यहाँ पे आई देखिए कैपिटल है। व्हाट इज योर नेम? देखिए डब्ल्यू क्या है आपका? कैपिटल है। राम गोज टू मार्केट, आर क्या है? कैपिटल। यानी कि प्रत्येक वाक्य का जो फर्स्ट से लेटर होगा, पहला अक्षर होगा, क्या होगा? कैपिटल होगा। तो लेट्स मूव टू आवर अनदर टॉपिक, दैट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि हमारा अगला टॉपिक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी कि शब्द भेद। देखिए एक वाक्य को लिखने के लिए ना कई तरीके तरीके के शब्द का हमें प्रयोग करना पड़ता है। यानी कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम एक मकान को बनाते हैं तो एक मकान को बनाने में बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है, जैसे कि ईंट, सरिया, सीमेंट, बालू, गिट्टी इत्यादि। ऐसे ही एक वाक्य की रचना करने में ना कई प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है और इन शब्दों को इनके कार्य के हिसाब से वाक्य के अंदर क्या किया जाता है जी? विभाजित किया जाता है, बांटा जाता है। और यही बांटने की क्रिया क्या कहलाती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आइए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। तो अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। क्लियर है? हमने समझा कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी कि प्रत्येक समूह को हम लोग क्या कहते हैं जी? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। तो आइए हम समझते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में यह 8 समूह हैं कौन। तो ये रहा। सबसे पहला है हमारा नाउन, दूसरा है हमारा प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम, तीसरा है एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, चौथा है हमारा वर्ब यानी कि क्रिया, पांचवा है हमारा एडवर्ब यानी कि क्रिया विशेषण, छठा है हमारा प्रेपोजिशन यानी कि संबंध बोधक अव्यय, सातवां है हमारा कंजंक्शन यानी कि समुच्चय बोधक अव्यय, सातवां है हमारा इंटरजेक्शन यानी कि विस्मयादि बोधक अव्यय। ये हमारा लास्ट यानी कि 8वां है। ठीक है जी। आइए पहला यानी कि हम लोग नाउन्स की बात अब करते हैं। नाउन क्या है जी? तो जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी जानवर हैं, यानी कि आपके आसपास जो भी चीजें दिखाई देती है, आप जिन चीजों को महसूस करते हो, फील करते हो, चाहे वो कोई जगह का नाम हो या फिर किसी चीज की किसी प्रकार की हमारी फीलिंग हो, नफरत हो, हमारा गुस्सा हो, आप यूं कह ले कि हम किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, स्थान इत्यादि के नाम को क्या कह लेते हैं? संज्ञा कह लेते हैं। तो समझिएगा जरा, हमने इंग्लिश में इसका डेफिनेशन लिखा है कि ऑल सॉरी अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। देखिए अगर हम बात करें पर्सन की, अगर हम बात करें पर्सन यानी कि हिंदी में पर्सन को क्या कह देंगे जी? व्यक्ति। तो किसी व्यक्ति का नाम क्या हो सकता है? जैसे कि राम, मोहन, सीता इत्यादि। अगर हम बात करेंगे किसी स्थान की यानी कि प्लेस की, तो प्लेस यानी कि किसी भी जगह का नाम क्या हो सकता है?
तो हो सकता है क्या जी, पटना हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, मुंबई हो सकता है, कोई कोलकाता हो सकता है, गांव आप कह सकते हो, शहर आप कह सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हम जगह का नाम बता सकते हैं। देखिए अब हम बात करेंगे जानवर का नाम, एनिमल का नाम। तो एनिमल का नाम क्या हो सकता है जी, देख लीजिए, कैट यानी कि बिल्ली, डॉग यानी कि कुत्ता। हमने यहां पे देखिए एक डायग्राम मेंशन करा है, देख लीजिए जानवर के लिए, ये रहा आपका एलिफेंट यानी कि हाथी। अब समझिएगा वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट या फिर थिंग। तो थिंग वस्तु क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि पेन यानी कि कलम, टेबल यानी कि मेज। अब देखिए मोबाइल फोन भी तो एक वस्तु है जी, तो हमने यहाँ पे मोबाइल फोन को भी मेंशन करा है। तो आप यहां से क्या समझे नाउन के बारे में, वे सभी चीजें जो आप अपने चारों ओर देखते हो, जिसे आप महसूस करते हो, जिसे आप छू सकते हो, जिसे आप ओवरऑल हम यूं कह ले कि हम जिसे महसूस करते हैं, फील करते हैं, देखते हैं, यानी कि कोई भी नाम क्या कहला जाएगा जी, संज्ञा कहला जाएगा, चाहे वो जानवर का नाम हो, व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, इत्यादि। इस तरीके से ठीक है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोनाउन को। प्रोनाउन क्या है, तो किसी भी नाउन के बदले, यानी कि प्रोनाउन वह शब्द है जो किसी नाउन के बदले क्या होता है, प्रयुक्त होता है। यानी कि वाक्य में नाउन के बदले आने वाले शब्द को हम लोग प्रोनाउन कहते हैं, जैसे कि आई, वी, यू, शी, इट। अगर हम इसके इंग्लिश डेफिनेशन की बात करें तो अ प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। क्लियर है। तो देखिए उदाहरण समझिएगा, हम यहां पे लिखते हैं राम गोज टू मार्केट। अच्छा यहां पे समझिएगा एक बात और कि ही हैज अ बैग। राम बाजार जाता है, उसके पास एक क्या है, थैला है। यानी कि ही किसके लिए यहां पे आया है जी, तो आप कह दीजिएगा ही तो सर राम के लिए है, क्योंकि किसके पास एक थैला है, तो उसके पास एक थैला, और वह कौन है, तो वह राम है। और राम कौन है जी, तो आपको पता है कि अभी अभी हमने समझा कि किसी व्यक्ति का नाम है, और जब ये व्यक्ति का नाम हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा, नाउन कहलाएगा। और इस नाउन के लिए प्रयोग में लाया गया ही को, अतः ही क्या कहलाएगा हमारा, ही कहलाएगा प्रोनाउन। ठीक है। चलिए अब हम अगला देखते हैं एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। विशेषण क्या है, तो एडजेक्टिव वह शब्द है जो किसी नाउन, प्रोनाउन की विशेषता बताता है। अगर हम अंग्रेजी परिभाषा की बात करें तो एन एडजेक्टिव क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो जैसे कि क्या हो सकता है एडजेक्टिव, तो गुड, बैड, रेड, ब्लैक। समझिएगा जरा, आई हैव ब्लैक पेन। देखिए तो मेरे पास एक कलम है, लेकिन कलम कैसी है जी, काली है। तो ये ब्लैक इस कलम के बारे में क्या बता रहा है, इस कलम के बारे में हमें जानकारी, इस कलम के बारे में गुण, इस कलम के रंग के बारे में हमें बता रहा है। तो हमने बोल दिया यह ब्लैक जो वर्ड है क्या कहला जाएगा, एडजेक्टिव कहला जाएगा। और ये पेन क्या है, हमारा नाउन है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से एक एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, नाउन की विशेषता बता रहा है। अब आगे हम लोग समझते हैं, ही इज इल, वह बीमार है। देखिए ही इज इल, अच्छा एक इल बोल दीजिए, या फिर आप ये भी लिख लीजिए ही इज ब्रेव। ये लीजिए ही इज ब्रेव। ब्रेव मीन्स व्हाट, बहादुर। अच्छा देखिए वो बहादुर है, यानी कि हमें पता चल रहा है कि कौन है बहादुर, तो वह है बहादुर। तो यहां पे ब्रेव क्या हो जाएगा, यहां पे ब्रेव हो जाएगा आपका एक एडजेक्टिव। और ये एडजेक्टिव किस, देखिए ये एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई कर रहा है, तो एक प्रोनाउन को कर रहा है। अगर हम ब्रेव की जगह इल लिखते हैं तो वह क्या है, तो वह बीमार है। तो यहां पे इल किसके लिए आया है, ही के लिए आया है। क्लियर है। तो इस तरीके से हमने देखा किस प्रकार से एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा है, विशेषता उसकी बताता है। आगे समझिएगा, आगे हमारे पास है वर्ब। यानी कि वर्ब को अगर हम समझेंगे तो वर्ब के लिए सिर्फ इतना समझिए आप कि वह शब्द जिससे किसी काम को करने, दशा या फिर स्वामित्व का बोध हो। इसका मतलब क्या हुआ जी, समझिएगा। हमने जैसे कि लिखा, देखिए यहां पे है राम रन्स, राम क्या करता है जी, दौड़ता है। तो यहाँ पे कौन सी क्रिया हो रही है, तो यहाँ पे जो क्रिया यानी कि कौन सा काम हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे दौड़ने का काम हो रहा है जी। यहाँ पे
दौड़ने का काम हो रहा है, तो ये दौड़ना क्या कहलाएगा, ये दौड़ना कहलाएगा आपका वर्ब। अब देखिए मोहन इज इल, तो मोहन इज इल, मोहन बीमार है, तो मोहन की दशा की बात बताई जा रही है कि मोहन कैसा है, तो मोहन बीमार है, यानी कि इसकी दशा के बारे में जानकारी कौन दे रहा है हमें, इज, तो इज क्या हो जाएगा आपका वर्ब हो जाएगा। अब हमने बोला आई हैव अ कार, कि मेरे पास एक कार है, तो देखिए कार मेरे पास है ना, यानी कि कार के स्वामित्व की बोध कौन शब्द से यहां पे हो रही है, तो आप बोलिएगा हैव शब्द से हो रही है, यानी कि हैव इस बात को सूचित करता है कि कार किसकी है, मेरी है, तो आप कहिएगा हैव क्या हो जाएगा आपका, हैव वर्ब हो जाएगा, क्योंकि अभी तो आप ही ने तो पढ़ा है सर कि जिससे स्वामित्व का बोध हो, तो हैव से तो हमें स्वामित्व का बोध हो रहा है, अतः हैव हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एडवर्ब। एडवर्ब का मतलब क्या होता है जी, इसका मतलब है क्रिया विशेषण। तो देखिए एडवर्ब वह शब्द है ना जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता क्या करता है, बताता है। तो एन एडवर्ब क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब, जैसे कि स्लोली, केयरफुल्ली, वेरी। अब समझिएगा, हमने यहां लिखा है राम रन्स स्लोली, राम दौड़ता है। देखिए दौड़ना तो आपको पता है क्या है, वर्ब है। अच्छा कैसे दौड़ता है जी, तो आप बोलिएगा राम स्लोली, यानी कि धीरे धीरे दौड़ता है। तो ये स्लोली जो शब्द हो गया, ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया। अच्छा देखिए वर्ब के लिए ना एक बात आप अपने दिमाग में थोड़ा सा याद करके रखिएगा, वैसा शब्द जिसके अंत में ना लगा, जैसे दौड़ना, उठना, जाना, खाना, पीना, रोना, नाचना, गाना इत्यादि, जिसके अंत में ना आ रहा है, सभी के सब क्या हो जाएंगे, वर्ब हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास अनदर एग्जांपल है, मोहन इज वेरी काइंड। तो काइंड जो शब्द है यह क्या है जी, तो आप बोलेगा काइंड तो सर एडजेक्टिव है, यानी कि काइंड तो विशेषण है, लेकिन काइंड के बारे में और इसको कौन इंप्रोवाइज कर रहा है, कौन इसे इसकी विशेषता और ज्यादा अच्छे तरीके से बता रहा है, तो आप बोलेगा वेरी, बहुत, कि वह दयालु तो है लेकिन कितना दयालु है, तो बहुत दयालु है, यानी कि वेरी। वेरी क्या हो जाएगा आपका, वेरी यहां पे हो जाएगा एडवर्ब। क्लियर है, चलिए आशा करते हैं ये चीजें भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो आइए नेक्स्ट एग्जांपल को हम लोग देखते हैं। अगला है हमारा प्रेपोजिशन, यानी कि संबंध बोधक अव्यय। देखिए संबंध बोधक अव्यय क्या कहता है, मान के चलिए एक संज्ञा या फिर सर्वनाम का संबंध उस वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जो शब्द करा दे वही शब्द क्या कहलाएगा, प्रीपोजिशन कहलाएगा। उदाहरण समझिएगा, मेरे पास यह एक राइटिंग पैड है, हमने इस राइटिंग पैड पे इस पेन को रखा, यानी कि यह एक पैड है, इस पैड के ऊपर हमने एक पेन को रखा, तो हम क्या कहेंगे कि पेन कहां पर है, तो पेन इस पैड के ऊपर है। देखिए शब्द यहां पे आ रहा है ऊपर, और यही जो हमने बोला ऊपर, ये ऊपर शब्द क्या कहला जाएगा, आपका कहला जाएगा प्रेपोजिशन। तो देखिए उदाहरण के लिए जैसे कि इन, एट, ऑन, फ्रॉम, टू, एटसेट्रा। देखिए देयर इज अ कैट ऑन द टेबल, बिल्ली कहां पर है, टेबल पर है, तो ऑन क्या हो गया हमारा, यहां पे ऑन हो गया आपका प्रीपोजिशन। अगला ही गोज टू पटना, तो टू क्या हो जाएगा यहां पे, टू हो जाएगा प्रीपोजिशन। ठीक है जी, क्लियर है। आइए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन। कंजंक्शन का मतलब क्या होता है जी, जो वाक्य में, या फिर कंजंक्शन वह शब्द है जो एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है या फिर एक पूरे वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ता है। जैसे कि हमने लिखा राम एक शब्द और दूसरा शब्द हमने लिखा मोहन, तो राम और मोहन को देखिए कौन शब्द जोड़ रहा है, तो आप बोलिएगा एंड जोड़ रहा है। आगे देखिए श्याम इज सिंपल, एक वाक्य हमारा कि श्याम साधारण है, राम इज क्लेवर, राम धूर्त है यानी कि चालाक है, और इस दोनों के बीच में कौन शब्द है, तो बट, तो बट यहां पे क्या है, बट हो जाएगा आपका कंजंक्शन, यानी कि राम श्याम साधारण है किंतु राम धूर्त है। तो इस तरीके से हमने देखा किस प्रकार कंजंक्शन एक शब्द को दूसरे शब्द से जोड़ता है या फिर एक वाक्य को दूसरे वाक्य से जोड़ रहा है। आइए नेक्स्ट है और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन, जो कि हिंदी मीनिंग होता है विस्मयादिबोधक अव्यय। अच्छा देखिए आप अचानक से ना किसी चीज को देखकर एकदम एक्साइटमेंट होती है और आपके अंदर से एक फीलिंग आती है, यानी कि खुशी, दुखी, आश्चर्य
या फिर घृणा का भाव हमारे अंदर से उत्पन्न होता है। जैसे कि आपने मैच जीता हो तो आप एकदम जोर जोर से नारा लगाता है, आपके कुछ दोस्त लोग बोलते हैं हिप हिप, तो आप पीछे से एकदम तेज एकदम चिल्लाते हुर्रा। यानी कि यहाँ पे जो आपने हुर्रा बोला, ये क्या हुआ जी? यह और कुछ नहीं, एक इंटरजेक्शन है। ठीक है, और कुछ नहीं, एक इंटरजेक्शन है। मान लीजिए आपने आपकी मम्मी ने आपको 100 रुपए दिए मार्केट से कुछ लाने के लिए, और आपने उस पैसे को कहीं रास्ते में खो दिया, तो आप क्या बोले? ओह, मेरे 100 रुपए खो गए। इट मीन बात, इसका मतलब क्या हुआ? आप अपने दुख को प्रदर्शित कर रहे हैं, और आप जो अपने दुख को शो कर रहे हैं, दिखा रहे हैं, कौन से शब्द से दिखा रहे हैं? ओह, इस तरीके की एक्टिविटी से। तो यहाँ पे जो ओह, ये क्या हो गया हमारा जी? इंटरजेक्शन हो गया। ठीक है, तो इंटरजेक्शन के बारे में हमने अच्छे से समझा कि आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या फिर घृणा का भाव उत्पन्न होता है। एंड इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेस सम सर्टेन फीलिंग्स और इमोशन। क्लियर है? ठीक है, तो चलिए, अगर ये क्लियर हो गया तो हम आज के सिनोनिम की ओर मूव करते हैं, और हम डेली बेसिस पे अब पूरे 5 सिनोनिम देखेंगे। और ये जो सिनोनिम होने वाला है, ये कंप्लीटली प्रीवियस ईयर आस्क्ड एसएससी या फिर बैंकिंग के क्वेश्चन से लिया गया ही होगा। तो आशा करते हैं आपको ये चीजें अच्छा लगे। तो आइए, हमारा पहला प्रश्न है एंटीपैथी। एंटीपैथी, देखिए एंटीपैथी का हिंदी मीनिंग क्या होता है जी? अगर हम इसे समझने की प्रयास करेंगे ना, इसका मतलब होता है ना कि किसी चीज से नफरत करना, किसी चीज से ना मतलब दूर भागना, उसको पसंद नहीं करना। यानी कि इसके सेंस में एक ही वर्ड हमें दिख रहा है, डिसलाइक करना उसे। ठीक है, अगला वर्ड है हमारा अपैरिसन। अच्छा देखिए, ये अपैरिसन जो वर्ड है, इसका मतलब होता है भूत, पिशाच। तो इस तरीके का एक ही वर्ड हमें दिख रहा है विकल्प सी में, जो कि आपका है एस्पिरेट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा एगिटेटेड। अच्छा, इसका मतलब होता है, देखिए क्या इसका मतलब होता है कि आप किसी को किसी काम के लिए उत्तेजित कर रहे हैं, उसे मतलब एक तरीके से आप कहिए कि मूव दिला रहे हैं, कि उसे उकसा रहे हैं। और उकसाने के सेंस में हमारा वर्ड कौन है जी? हमारा है अराउज्ड। नेक्स्ट है हमारा अराउज। अच्छा, अभी भी हमने देखा उकसाने के सेंस में आता है अराउज, तो उकसाना, इसके लिए एक मीनिंग है हमारा इंसाइट भी होता है। तो अर्थात इसके लिए विकल्प क्या सी हो जाएगा? डी, जो कि है इनसाइट। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक्चुएट। अच्छा, एक्चुएट मतलब भी देखिए क्या होता है कि किसी भी काम के लिए ना आगे बढ़ना, या फिर आप उसे उकसा के या फिर आप उसे उत्तेजित करके किसी भी काम के लिए आगे मूव दिला रहे हो, यानी कि आगे बढ़ा रहे हो, यानी कि आगे बढ़ाना यानी कि मूव करना। तो यानी कि आपका विकल्प बी इसके लिए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने 5 सिनोनिम्स को कंप्लीट किया है और पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच को कंप्लीट किया है। आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में साझा करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, और आपका जो भी सजेशन हो आप हमें बिल्कुल बेझिझक कमेंट करके बताएं, और मैं कोशिश करूंगा कि आपकी वो समस्या इस चैनल से रिलेटेड जो भी है वो मैं दूर करा सकूं। ठीक है जी, तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।